सम्माननीय सभागृह, उपस्थित विद्वज्जन, प्रसंग केवल विराट जी को याद करने का है, उनके पूरे व्यक्तित्व को याद करने का है। जब हम पूरे व्यक्तित्व की बात करते हैं तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि केवल मात्र उनके साहित्यिक अवदान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनका जीवन का जो दूसरा पहलू है। सभी लोग उनके अनुभव में आए हैं, लेकिन एक साहित्यकार का जिसने अपनी एक ऊंचाइयां प्राप्त की हों, जिसको 50 साहित्यिक महत्वपूर्ण संस्थाओं ने अनेक बार सम्मानित किया हो, जिसको 2500 पुरस्कार उनके गीत लेखन पर प्राप्त हुए हों, तो इतना गंभीर, इतना मासूम भी और बड़े माधुर्य से भरे हुए गीतों को लिखने का जिसको श्रेय प्राप्त है, उसमें रत्ती भर भी गर्व का भाव नहीं था। उनको गर्वी ना होना चाहिए था, अहम होना चाहिए था। ऐसे गीतकार देखे हैं या ऐसे रचनाकार देखे हैं, इंदौर में ही हैं, उन्होंने अपना एक गीत संग्रह या कोई कविता संग्रह प्रकाशित करवाया हो, या कुछ कविता के क्षेत्र में वो सक्रिय हो गए हैं। क्या लिखा उन्होंने, उनको खुद को मालूम है या नहीं है, नहीं मालूम। वो ये भी नहीं जानते कि गीत क्या होता है, लेकिन गीत लिख रहे हैं। ऐसे लोग गर्व के भाव से भरे हुए हैं, अहम चढ़ा हुआ है, अपने आप को साहित्यकारों की श्रेणी में अपने स्थान को एक अच्छा मान करके स्वयं के द्वारा ही मान लेते हैं वो कि हमने बहुत ऊंचाई प्राप्त कर ली है। ऐसे लोगों का भी मैं कोई व्यंग में उल्लेख नहीं कर रहा हूँ मैं, और न ही उन पर मैं ताना का मार रहा हूँ। साहित्य की दुर्दशा होती है ऐसे लोगों से, मैं उस तरफ संकेत कर रहा हूँ। साहित्यकारों में ऐसे लोगों का, साहित्यिक जगत में ऐसे लोगों का प्रवेश अपने आप है, स्वच्छंद है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई परमिशन या लाइसेंस नहीं लगता उनको कि तुमको ये होगा तो तुमको मिलेगा प्रवेश साहित्यकार के रूप में। खुला दरवाजा है, खुला दरबार, सब आकर के बैठ जाते हैं उसमें। परंतु साहित्य की साधना, साहित्य के अंदर की गंभीरता, लेखन की गंभीरता बहुत महत्वपूर्ण है। इस दायित्व को समझने वाला ही सच्चा साहित्यकार होता है। मैं कुछ भी लिखने लग गया हूं और अपने आप को साहित्यकार कहलाने की बड़ी तीव्र इच्छा के साथ में चाहता हूं कि सब लोग मेरे को नमन करें, आइए साहित्यकार जी, आइए कविराज जी, आइए गीतकार जी। बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे में हमको विराट जी से सबक सीखना चाहिए। निश्चित रूप से वो अपने लेखन में नाम से नहीं, अपने काम से विराट थे। जिसके 36 से ऊपर गीत संग्रह प्रकाशित हो जाएं, 10 से ऊपर मुक्तों की संग्रह प्रकाशित हो जाएं, और भी संपादन का काम किया, गीतों का संपादन का काम किया है, कुछ और किताबें भी उनके संपादन में निकली। निरंतर साहित्य के काम में लगने वाला उस आदमी में तनिक भी गर्व नहीं था।
विनम्र, कभी किसी को बुलाना हो बहुत ही निकटकर, उनके बुलाने की शैली में मैं यहाँ संकेत करना चाहता हूँ कि वो अक्सर किसी को भी बुलाना होता है कि और प्रदीप को ताने के अंदर रुकना या ताने उनके गुस्से में बुलाना हो तो बोलते प्रदीप जी इधर आइए। इस जी में गुस्सा था, पर गुस्सा उनका इसमें प्रकट नहीं होता था, परंतु जब उनका प्यार होता था, उनके हार्दिकता होती तो कहते प्रदीप इधर आओ यार, बात करना है। ये था उनका शैली करने का बात करने का तरीका। ये एक सच्चे साहित्यकार का ऊपरी रूप नहीं, हार्दिक रूप है, उनका आंतरिक रूप है। जो अंदर से साहित्यकार होते हैं उनके मन ऐसे ही होते हैं, उनके व्यवहार ऐसे ही होते हैं। और जो दिखने लग जाते हैं कि हम तो हैं, दो कविता लिख ली, हमारा एक संग्रह प्रकाशित हो गया, पता नहीं उनके सीने कितने चौड़े हो जाते हैं, संभालना मुश्किल होता है, उनको बिठाना मुश्किल होता है। अपेक्षा रखते हैं वो भले कितने पीछे के रहे हों, लेखन में बहुत बाद में आए हों, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि उनका हाथ जोड़ करके हम लोग उनका नमस्कार करें, आओ पधारो, आओ साहब। ये जो प्रवृत्ति आ रही है इंदौर में भी आ रही है और इंदौर में आ गई है, इस सब के बावजूद उन 2-4-5 लोगों के लिए मैं पूरे हिंदी साहित्य को, इंदौर के अंदर साहित्य को कहीं भी भला बुरा नहीं कहना चाहता। वो हैं जैसे हैं, वो हैं, उनके व्यवहार से वो जाने जाते हैं, अलग बात है। जो भी जाना जाएगा साहित्य के क्षेत्र में वो उसके लेखन से ही जाना जाएगा। विराट जी कहते थे मेरे को, विराट जी से हमारी खूब बातें होती थी। विराट जी के बारे में समझ कही दूँ मैं कि सन 53 में हमारी गोष्ठियाँ चलती थी साहित्य की, स्वाध्याय परिवार की। हर शनिवार को हम बैठते थे और सब कविताओं, नया लेखन जो सप्ताह भर में लिखा हो वो पढ़ो और उसके ऊपर हम लोग सब अपने अपने विचार व्यक्त करते थे। और वो रचना को ठीक मानते तो उसकी तारीफ करते और नहीं होता तो कहते थे भैया ये तुम इसको। विराट जी जो थे उनको इस मामले में संयम और धैर्य था, लेकिन कहीं भी लेखन के अंदर या विषय निर्वाह में या गीत के निर्वाह में या भाव निर्वाह में या छंद के निर्वाह में या भाषा के निर्वाह में उनको ये सहन नहीं था। वो कहते थे कि अगर जिस कर्म में तुम आ गए हो, लेखन में आ गए हो, तो परफेक्ट बनो। आपका भाषा पे ज्ञान होना चाहिए, जिस विधा को आपने बनाया है उसका ज्ञान होना चाहिए, उसके निर्वहन की तरीका आपको सीखना चाहिए, क्या कह रहे हो उसको समझना चाहिए, अपनी स्थिति को अपने समय के संदर्भ से समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि साहित्यकारों में समय को समझने का बड़ा भ्रम पैदा हो गया। मैं भ्रम पैदा करने की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सब नहीं समझ रहे हैं, समय को समझते हैं, और जो समय को समझता है वही सच्चा लेखन कर सकता है। जो समय को नहीं समझता और जो खुद अपने को समझ लेता है, आप समझ सकते हो कि वो क्या होता होगा, वो फिर उसके अंदर मैं आ जाता है। विराट जी अपने मैं को बड़ा बचाते थे। वो हम भी बात करते थे, हमेशा अगर कुछ बात होती थी तो हम में बोलते थे वो। और जिसको किसी को बोलना होगा, प्रदीप को भी बात करना होगा तो कहेंगे प्रदीप जी, यानी जब गुस्सा होगा तो बोलेंगे प्रदीप जी, और जब गुस्सा नहीं होगा कुछ बात करेंगे तो प्रदीप इधर आओ, देखो तुमने ये छंद पढ़ा ना, इस छंद में मैं तुमको प्राइवेटली कह रहा हूँ कि इसमें एक मात्र ड्रॉप हो रही है। ये तो प्रदीप की बात हुई, लेकिन मेरे जैसे मेरे को जो बहुत बड़ा भ्रम, मेरे को लोग ये कहते हैं गीतकार गीतकार,
भर बैठक में गीत सुनने के बाद में अलग से मुझको बुलाते, सोमानी उस पद में तुम्हारी एक मात्रा ड्रॉप हो रही, तुम उलांग के पढ़ रहे हो, उसको खा गए तुम एक मात्रा। जिस आदमी, अब मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक तो कि उनको सुनने का, दूसरे को श्रवण करने का कितना अपने कान खोल करके रखते थे, मन को खोल के रखते थे। और कहीं पर भी उसको लग जाता था तो बुला के कहते, अलग से बुला के कहते कि ये है और तुम इसके अंदर विचार करो। मैंने कहा भाई आपने मेरे गीत में इस एक मात्रा की गलती मुझे बताई, मात्रा की, एक मात्रा की, तो मेरे तो पढ़ने में ठीक आ रहा है। सोमानी तुम एक मात्रा को उलांग रहे हो, शब्द क्या प्रयोग किया, एक मात्रा को खा रहे हो, एक मात्रा की गलती तुम्हारे साथ चल रही है, तुम उसको ठीक करो। मैंने कहा यार मैंने बहुत कोशिश करता हूँ और वो छंद मेरे से नहीं जमा, तो फिर आज सुना दिया मैंने। तो बोले एक काम करो, उस रचना को फाड़ डालो, फाड़ डालो। हाँ, आगे की बात, सोमानी ने कहा गीत मेरे सामने फाड़ दिया। बोला अब इस गीत को 15 दिन बाद लिखना। आप समझे इस बात को, क्या बोले मेरे को, अभी भूल जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे माथे में जो बार बार त्रुटि हो रही है और त्रुटि बार बार दोहरा रहे हो, क्योंकि तुम जो करोगे फिर अभी लिखोगे तो वही त्रुटि आएगी उसके अंदर, इसलिए अभी भूल जाओ। 15 दिन बाद वो गीत लिखो। और मेरे को उनकी दी हुई ये समझ बड़ी काम आई। मैं खुद अपने गीतों का समीक्षक बना। आपसे भी कह रहा हूँ, लिखो, उसके बाद में खुद पढ़ो, खुद पढ़ने के बाद में उसको थोड़े समय के लिए रख दो, रखने के बाद में फिर पढ़ो। और अब खुद लेखक या कवि के रूप में मत पढ़ो, एक समीक्षक के रूप में पढ़ो। मैंने क्या लिखा, खुद को देखो। गीत लिख रहे हो, गीत साहित्य विधा की, काव्य विधा की अंतिम सर्वश्रेष्ठ विधा है। इस सर्वश्रेष्ठ विधा को लिखने के लिए आपको सिद्धि चाहिए। एक सिद्ध कवि ही, एक सिद्ध गीतकार ही, एक सिद्ध कविमन ही अच्छे गीत को लिखता है। सिद्धि चाहिए। गीत लिखना आसान नहीं है। गीत के लेखन के लिए सिद्धि चाहिए, भाव की, भाषा की, लय की, ध्वनि की, शब्द की, इन सब की। लोग लिख रहे हैं, लय आ ही नहीं रही है, कैसे आएगी, मात्रा टूट रही है भैया, मात्रा ज़्यादा हो रही है, छंद को तुम तुक मिला रहे हो। अरे तुक मिलाने के लिए साहब ऐसा करना पड़ता है। बोले नहीं, रदीफ काफिया जिसके गलत, उसका गीत गलत। जिसके गीत में रदीफ काफिया ही गलत हो रहे हैं, वो सही गीत कैसे हो सकता है। अब दूसरा कोई तुमको बताए तो पहले तो दूसरा काय को बताए, हो रहा तो होगा, तुम गलत लिख रहे हो तो लिख रहे हो, हमको क्या मतलब, तुम्हारी गलती तुम्हारे साथ में, हम क्यों बताएं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अपनी गलती देखने के लिए दूसरे से अपेक्षा करने के बजाय अपनी रचना में खुद देखने की आदत डालो। विराट करते थे काम, मेरे से कहता था सोमानी, मैंने साथ कह दी ये बात, मैंने कहा यार मैंने अच्छा लिखा। बोले सोमानी तो फाड़ डाल गीत को, मेरे सामने फाड़। इस भाव से बोलते थे, कैसा अधिकार था, मेरे को फाड़ना पड़ता था। और मैंने देखा, अनुभव किया कि उसी भाव भूमि पर को जब मैंने मेरे उसमें वातावरण में आई, मेरे मानस में उतरी और मैंने जब गीत लिखे हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ कि मुझको प्यार मिला है मेरे गीतों को।
मिला। और भदौरे जैसे मेरे को गीतकार कहने लग गए, दूसरे लोग मेरे को गीतकार कहने लग गए। एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसा अभी मैंने बोला कि गीत लिखने के आधार पर ही आप अच्छे गीतकार बन सकते हो, और गीत लिखना साहित्य क्षेत्र की, काव्य क्षेत्र की सबसे अंतिम, सबसे श्रेष्ठ, किंतु सबसे क्लिष्ट और सबसे कठिन क्रिया विधा है। सही। हर कोई नहीं लिख सकता गीत। गीत के संकलन पर संकलन आ रहे हैं, विमोचन हो रहे हैं, कोई उनकी कविताएं छाप नहीं रहा है, जैसे पैसे लगा रहे हैं, 300-400 प्रतियां छपाते हैं, 30-40 हज़ार का खर्चा कर लेते हैं। फिर मुसीबत ये है कि ये लोग अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने खर्चे से अपना ही विमोचन करवाते हैं। दुर्भाग्य भी है, और मैं इस पर व्यंग भी कर रहा हूँ। भाई पहले इतना सारा खर्चा करने के लिए, खर्चे खाली वो छपाने का ही नहीं, आयोजन का खर्चा, उसको सभागृह का खर्चा, लोगों को जिनको बुला रहे हैं उनके आने जाने का खर्चा, और फिर बाद में नाश्ता पानी का खर्चा, ये सब जेब से नाश्ता पानी करवा के अपनी कविता के संग्रह का विमोचन करवाना, ये स्थिति हिंदी साहित्य में आ गई। इंदौर में अपने कविताओं का प्रकाशन, आयोजन, विमोचन सब हो रहे हैं, बहुत लिखा जा रहा है इंदौर में। क्या जो साहित्य परिषद है, मैं जिस बात की तरफ संकेत कर रहा हूं, उस पर गंभीरता से विचार करके कोई निर्णय लेगी, कोई उपाय सोचेगी, कोई रास्ता निकालेगी। ये तो संस्था को कह रहा हूँ, मैं अपने बीच में भी लोगों को बोलता हूँ कि हम कितने आपस में एक दूसरे के नज़दीक हैं। सामने आमने भी खड़े जाएंगे तो हमारी दूरियां कोई नाप नहीं सकता। हम आमने सामने खड़े हैं, बात कर रहे हैं, और हमारी दूरियां बहुत हैं। इस दूरी को कौन देखता है? ये दूरी को खत्म करने के लिए भी कोई बात होना चाहिए, और स्वयं लेखकों को यह करना है। कोई तुम्हारे बीच की दूरियों को दूर करने के लिए तीसरा आदमी नहीं आएगा। आप देखो, खुद में झांको, मैं सामने वाले के कवित्व को या उसकी कविता को कितना मान दे रहा हूँ, या अपने आप को मान चाह रहा हूँ। मान देना सीखोगे तो मान मिलेगा। मान देना नहीं जानोगे, दूसरों को आप सम्मान देना नहीं चाहोगे, दूसरे की गीत की तारीफ नहीं करोगे, कहोगे नहीं कि तुमने कितना बढ़िया लिखा है, और ये चाहोगे कि वो बोले तुमको कि नहीं तुम बढ़िया लिखते हो, तुम क्या हो मेरे सामने। ये भावनाएं मैं विराट के संदर्भ में बोल रहा हूं। विराट केवल खुद का नहीं लिखते थे, सोमानी गीत लिखने के बाद में बाहर एकदम नहीं ले आता था। मैं खुद पढ़ता, खुद देखता, खुद गाता, खुद उसकी ध्वनियाँ, गीत के एक अलग अंदर की अंतर ध्वनि होती है। शब्द नहीं है गीत, शब्दों में जो निहित ध्वनि है वो गीत की ध्वनि है, वो गीत है। वो जब आपके अंदर बोले, प्रतिध्वनि करे, उस गीतों के शब्दों से निकली हुई जो ध्वनि है, वाणी है, वो अंदर आप में गूंजे तो उसकी सार्थकता है। ये मैंने पहले कहा भी हाल, गीत लिखना सिद्धि का काम है। सिद्धि प्राप्त करेंगे, आप सिद्ध हो जाएंगे, शब्द पहचानने लगेंगे, लय पहचानने लगेंगे, ध्वनि क्या होती है आप जानेंगे, शब्द शक्तियाँ क्या होती है आप पहचानेंगे। इस शब्द को रखने से ये वजन और इस शब्द को रखने से ये वजन, आप दोनों शब्दों को तोलने की क्रिया आप में आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी। ऐसा करना शुरू करेंगे
तो धीरे धीरे आती है। और एक दिन फिर सब बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। विराट को फिर बाद में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने कहा आज तुम इतना लिख कैसे लेते हो? जिसकी गीत रचना की 30 किताबें प्रकाशित हों, मामूली बात नहीं है। हमारा तो 3 काव्य संग्रह प्रकाशित नहीं हो गए उस व्यक्ति। मैंने कहा कब लिखते का हो? तुम नौकरी कर रहे हो, पहले तो तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद में तुम्हारी लाइन भी तुमको जो मिली वो मैकेनिकल लाइन ही मिली, ठोका पीटी की लाइन मिली। लिखते का हो? अब मैं उनकी बात बताता हूँ जो वो बोलते हैं। सोमानी पता नहीं, एक लय है वो चलती रहती है मेरे अंदर। मैं चलता हूँ तो भी, मैं हथौड़े से कोई चीज़ की ठोका ठोकी करता हूँ तो भी, और मैं अगर स्कूटर चलाऊंगा तो भी, मैं कोई भी काम करता हूँ तो एक लय मेरे दिमाग में चलती रहती है। उसी लय में से होते होते कोई बात आ जाती है, शब्द आ जाते हैं, मुखड़ा बन जाता है, और फिर वो मुखड़ा मैं चबाता हूँ। क्या बोले शब्द? उन्होंने उनका ही शब्द बोल रहा हूँ मैं, कि उस मुखड़े को मैं चबाता रहता हूँ। उस मुखड़े के चबाने से जो आगे का भाव है वो आता है। मैं संकेत करता हूँ। गीत में मुखड़ा ने एक आधार पंक्ति, टेक जिसको बोलते हैं, गीत की, मैं गीत के प्रारूप को आपसे चर्चा करता हूँ। गीत का जो प्रारूप है, सबसे पहले मुखड़ा है ना आधार पंक्ति। अब उस आधार पंक्ति में जो भाव आ गया है, एक ध्यान रखना ये आधार पंक्ति है। इस आधार पंक्ति में जो बात कही वो बाकी के छंदों में आएगी। कैसे आएगी? उसके जो अलग अलग रूप हैं उस भाव के। पहला छंद आएगा तो उस भाव की क्या बात है वो कहेगा। दूसरा छंद आएगा, उसको थोड़ा व्याख्यात्मक रूप से बोलेगा। तीसरा छंद आएगा तो जो अभी तक 2 बातें कही उसका समापन वो तीसरे में करेगा। 3 छंद पर्याप्त होते हैं। लोग लंबे लंबे छंद लिखते हैं, लंबे लंबी कविताएं लिखते हैं। छंद का इतना बड़ा रूप, छंद के फिर इतने छंद, वो छंद वाली कविता नहीं है, वो तो स्वच्छंद कविता हो गई। छंद की कविता लेना अपने आप को बांधना। छंद बंद है, उसमें मात्राओं का क्रम बंद है। इतने ही मात्र नहीं, मात्राओं के साथ में भावों का बंद है। अगर वो भाव जो आए हैं पहली पंक्ति में, उस भाव को आपने ठीक से नहीं बांधा तो गीत का अंदर पर्याप्त निर्वाह नहीं हुआ, ये मान लेना गलतियां होंगी। एक गीत को गीत बनने के लिए 3 मंजिला बनना पड़ेगा। 3 मंजिला, मैंने कहा पहला प्रस्ताव तो पहला मंजिल चढ़ने का, दूसरा मंजिल ये देखने का कि तीसरी मंजिल कहाँ है, और फिर तीसरी मंजिल में पहुँच करके लिखेगा कि मैं आ गया हूँ यहाँ। इतना आप गीत की चढ़ाई कर सके तो आप अच्छा लेखन करें। मैं नहीं जानता कि मैं कुछ अधिक बोल रहा हूँ, पर मैं विराट की बात बोल रहा हूँ। सोमानी करना पड़ेगा।